नमस्कार। विचारों की उड़ान में आप सभी का फिर से स्वागत है। और विचारों की उड़ान का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच समाज के प्रतिष्ठित जितेंद्र गुप्ता जी और उर्मिला गुप्ता जी हमारे बीच हैं। आपका सर बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत स्वागत है। सर जितेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने जीवन का जो आपका उद्देश्य है अपना परिचय दीजिए और बताइए कि किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप समाज के लिए इतने नेक काम कर रहे हैं। मैं हरियाणा के चरखी दादरी गांव से संबंध है मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं पे हुई और मैंने कानून की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। बचपन से ही मुझे धार्मिक और आध्यात्मिक संपर्क में रहा। मेरी माताजी जो कि आर्य समाज से आती थी और मेरे नाना जी जो कि उस समय के आर्य समाज के बहुत बड़े सुधारक थे। आर्य समाज ने जो सबसे पहले काम किया वो समाज की कुरीतियों को ठीक करने में किया, जैसे कि स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह, सती प्रथा का बहिष्कार और बिना पर्दे के फेरे और इस तरह की जो समाज में जितनी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का कार्य किया। तो मैं उन सब से बहुत बचपन से ही प्रभावित रहा और मेरे पिताजी ने भी आर्य समाज के लिए बहुत काम किया। उन्होंने चरखी दादरी में एक गुरुकुल भी बनवाया। एक गुरुकुल के वो रहे वाइस चांसलर रहे और उन्होंने उसमें भी बहुत कार्य किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे गृह मंत्रालय में मेरी नौकरी लगी। यूपीएससी के थ्रू मैं आया और मैं 25 साल तक मैं गृह मंत्रालय में रहा। उसके बाद 6 साल मैं कारपोरेट मंत्रालय में रहा और 2 साल सांख्यिकी विभाग में रहा। इस दौरान मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी, श्री शिवराज पाटिल जी, श्री जनरल वीके सिंह साहब और राव इंद्रजीत सिंह के साथ कार्य करने का मौका भी मिला। समाज में जो पुलिस से संबंधित कुरीतियाँ थी, जो कि बहुत केसेस हमारे पास आते थे, घर परिवार टूटने के, तलाक के, स्त्री पर अत्याचारों के, उनको प्रथम दृष्टया जानने का मौका मिला और उसमें मुझे सहयोग करने का भी मौका मिला। जहाँ जहाँ परिवार बचाए जा सकते थे वहाँ वहाँ बचाने में मैंने अपना पूरा सहयोग दिया। मेरी 1982 में श्री उर्मिला गुप्ता जी से शादी हुई, जो कि भिवानी के एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। उनका मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा और सीमित आय में घर को कैसे अच्छे से चलाया जा सकता है वो उनकी अपनी कार्यदक्षता से हमारा परिवार काफ़ी ठीक ढंग से प्रोग्रेस किया। मेरे 2 बेटे हैं, एक अमेरिका में रहता है जो कि सैन फ्रांसिस्को के पास है और सर्जिकल इंस्टीट्यूट जो रोबोट बनाते हैं डॉक्टर के, उस कंपनी में कार्य करता है। वो वहाँ रहते हुए भी पूरे अपने परिवार के जो धार्मिक अनुष्ठान पूरे करता है और छोटा बेटा हमारे साथ ही है, वो भी बहुत धार्मिक विचारों का है और पूरे धार्मिक कार्यक्रम में पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और समाज के कार्यों में भी बहुत हिस्सा बटाता है। और नौकरी के साथ साथ समाज के कार्य में भी मेरी बड़ी रुचि रही। रिटायरमेंट के बाद मैं संपूर्ण रूप से आर्य समाज के 2 प्रकल्प, एक गरीब बच्चों को जो IAS वगैरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको हम आर्थिक सहायता देते हैं, उनका रहने सहने का इंतजाम, कोचिंग का इंतजाम और उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने कैरियर में बना सकें। हर साल हम करीब 50 बच्चों को लेते हैं। 5-6 साल से हमारा ये प्रकल्प चल रहा है। इसके अलावा हम जो बच्चे गरीब हैं और जिनका एडमिशन इंजीनियरिंग या मेडिकल में हो गया है और अपनी पढ़ाई में वो उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, उन बच्चों को भी हम सहायता देते हैं। हर साल हम 200 से 300 बच्चों को ये सहायता देते हैं। इन दोनों प्रकल्पों में हम पूरे इंडिया से उनको एग्ज़ाम लेते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद उनको सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक की और संस्थाएं हैं, चेतना, भिवानी परिवार, अग्रवंश, इनमें भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और समाज के जितने भी कार्य हैं उसमें अपना पूरा सहयोग, आर्थिक या शरीर सहयोग करते हैं। ये तो हमारे समाज का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप इतने नेक कार्य बचपन से ही करते आ रहे हैं और आपको ये संस्कार अपने माता पिता से मिले। और जो बीमार नमस्कार गुप्ता जी, आप बताइए आपको ये कैसे इतनी आगे प्रेरणा मिली कि आप अपने समाज के लिए काम करती हैं और आप अपना परिचय। मैं
भिवानी हरियाणा से हूँ। मेरा बासिया फैमिली से हूँ, वहाँ की एक प्रतिष्ठित फैमिली है ये। और बचपन से ही अपने माँ और बाबूजी को हमने देखा कि वो गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं। मेरे फादर को बहुत ज़्यादा था कि कोई प्यासा ना रहे, गर्मी बहुत है, इन लोगों को पानी की जरूरत है, वो जगह जगह प्याऊ लगवाते थे। तो 7th में जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी तभी मैंने देखा पानी की वहाँ समस्या थी। तो मैंने एक दिन घर पे ऐसे ही जिक्र किया कि पानी कैसे पिए, ना तो पानी साफ मिल रहा है ना अच्छा मिल रहा है। मेरे फादर सुन रहे थे तो बोले कि वो मैडम से बात करके आओ, वो इंतजाम हो जाएगा। तो अगले दिन ही उन्होंने, मैडम ने खुशी खुशी बोल दिया कि भाई करवा सकते हो, क्या करवा सकते हो। मैं उनको बोलूँगी। उन्होंने बिना ही कुछ बताए अगले दिन ही पूरी प्याऊ वहाँ पे लगा दी, बड़े बड़े झाल रख दिए, एक आदमी भेज दिया कि ये पानी भरे भीगा पिलाए भीगा सबको। तो लड़कियाँ इतनी खुश हुई। तो प्रिंसिपल कहती है कि भाई, फिर वो मुझे हर काम में ना इन्वॉल्व करने लग गई प्रिंसिपल। कहीं भी कोई समस्या आती तो वो मुझे बुला लेती। तो मुझे फिर तो लोगों को, स्टूडेंट्स को भी ये होगा कि भाई अब जरूरत पड़ रही है ना, उसको पकड़ो और मिल को कि वो करवा के लाएगी जाके मैम से काम। तो वो टाइम ना मुझे बड़ा प्रेरित करता था अच्छे काम करने के लिए। फिर मैं मेरी स्नातक की पढ़ाई पूरी भिवानी से भी हुई। फिर मैं दिल्ली आ गई थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने दोबारा एग्जाम देके वहाँ से भी अपनी डिग्री ली। तो उसके बाद उन्हें पढ़ते ही मेरी शादी हो गई उनके साथ। जब इनको मैंने देखा, हम दिल्ली आए, धीरे धीरे बढ़ते चले गए काम करते हुए। फिर तो पता ही है, इनके साथ पूरा सहयोग दिया मैंने, घर चलाने में भी, बच्चों को संभालने में भी। और गेस्ट बहुत रहते थे, लोग मिलने बहुत आते थे, तो हमारी चलती रही बिजी लाइफ, बिल्कुल बढ़िया थे। लेकिन बच्चे दोनों अच्छे निकल गए पढ़ाई से, उन्होंने अपना अपना करियर बना लिया। तो आपने देखा किस तरह से एक बचपन से ही वृक्ष कैसे एक अच्छा वृक्ष बनता है जब उसको बचपन से ही संस्कार से। तो समाज के ऐसे लोग जो बचपन से ही संस्कारों में पले होते हैं और आगे अपने संस्कारों को अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित है एक समाज, एक अच्छा समाज बनता है, शिक्षा के तरफ से भी और एक अच्छे धर्म की तरफ से। सर, जो आज हमारे समाज में एक भटकाव हो रहा है, आप जानते हैं कि किस तरह के भटकाव हो रहे हैं, चाहे वो हमारी नारी शक्ति हो, चाहे वो पुरुष जाति हो, और कहीं ना कहीं एक जो हमें भटकाव की ओर ले जा रही है, जिससे हमारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं और हमारे बच्चे गलत डायरेक्शन की ओर जाते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या संदेश रहेगा? जो भटकाव युवाओं में और स्त्रियों में हो रहा है, उसमें मैं सबसे ज़्यादा परिवार में जो उनको संस्कार की कमी रही उसको मानता हूँ। क्योंकि जिनके परिवारों में संस्कार बचपन से ही पड़ जाते हैं, उनके बच्चे और उनके नारियां जो हैं वो भटकाव की तरफ कम देखने में मिली हैं। फिर भी समाज में इतनी कुरीतियाँ हैं, और आजकल जो OTT, ये वेब सीरीज़ और ये रील्स वगैरह है, इसने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और ज़्यादातर हमारी कुरीतियाँ हमारे देश में जो आई हैं वो पश्चिम से हमारी तरफ आ रही है। पश्चिम वाले हमारे संस्कार ले रहे हैं और हमारे बच्चे और हमारी स्त्रियाँ पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, जिससे कि ये कुरीतियाँ दिन पर दिन बढ़ती भी जा रही हैं। और हम देखते हैं समाज में तलाक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लिव इन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ये सब वहीं का कल्चर है। हमारे यहाँ तलाक शब्द ही नहीं था, और लिव इन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आजकल जो सबसे बड़ी जो कुरीति है LSBQ, जो वो बोलते हैं बच्चों में, उसको कानून में मान्यता मिल रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। इतनी बड़ी जो कुरीति आ रही है समाज के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कोर्ट, गवर्नमेंट भी लिबरल होती जा रही है, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक और भगवान के नियम के खिलाफ है। और इसमें जो है समाज को इसके पर विचार करना पड़ेगा, और इसमें सारी संस्थाओं को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को और हमारे जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया को भी सहायता करनी पड़ेगी, ताकि ये कुरीतियों में काबू किया जा सके और इनको समाज को दूर रखा जा सके। बहुत बहुत सही कहा आपने। और मीना जी, आप खुद एक नारी हैं, और नारी एक शक्ति है, जगत की शक्ति है, जगत जननी भी है। वो एक माँ का रूप भी है, वो एक बेटी का रूप भी है, वो पत्नी का रूप भी है, और
के अंदर कितने रूप होते हुए भी जब नारी के द्वारा आज समाज में कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है जिससे समाज को गलत संदेश जाता है, जिसमें नारी नाम का अपमान हो जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही समाज में ना एक कुरीति जो होती है ना, सबसे बड़ी कुरीति ये हो रही है कि नारी अपने अधिकारों का या तो गलत वो उठा रही है फायदा, और वो इतनी सशक्त बननी चाहिए भाई, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शैक्षिक और व्यावसायिक भी, लेकिन उसको गलत रास्ते पे जाकर कोई गलत काम करती है तो ये फिर संदेश किसको जाएगा? बच्चों को भी नहीं अच्छा जाएगा, सब पूरे समाज के लिए ही कलंक का कारण बन जाता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि भाई माता पिता को भी अपने लड़कियों को खास तौर पे जब उनको संस्कार दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उनकी सारी परवरिश का ना श्रेय माँ पे ज्यादा जाता है। माँ को उसको शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे एक पतंग को आप आकाश में छोड़ देते हो और वो इधर उधर डोलती है, लेकिन डोर आपके हाथ में रहती है तो आप उसको नीचे ला सकते हो खींच के। अगर डोर नहीं होगी तो वो कहीं भी गिर सकती है किसी भी उसमें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भी सबसे पहले तो माँ का फर्ज है कि अपनी लड़की को, और लड़की के अलावा लड़कों को भी, ताकि ये जो कुरीतियां हैं या अपराध हैं ये ज्यादा समाज में ना फैलें, उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि नारी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन फिर अगर नारी ही आगे जाके खराब उसमें जाती है तो फिर सम्मान की बात कहाँ रह गई? आजकल जिन केसेस के बारे में आप बोल रहे हो ना, उसमें यही हो रहा है कि कुछ नारियां उनका दुरुपयोग कर रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो बाकी इन सबको संभालने के लिए सरकार को, समाज को, परिवारों को ना कि नुक्कड़ नाटकों जैसे या कुछ धारावाहिकों में अच्छी शिक्षा दी जाए, तो उसमें क्या होगा कि भाई उनको कुछ समझ आएगी, या आगे की हमारी जो नई जनरेशन उठेगी ना तो वो उससे सबक लेगी कि भाई ये गलत किया है। अब कई केस ऐसे आते हैं कि बाद में हम सब उससे बात करते हैं बहुत गलत हुआ, धिक्कार है इसको, तो उसमें फिर होना चाहिए संशोधन। नारी तुम शक्ति हो जगत, नारी तुम शक्ति हो जगत की, अपनी मर्यादा को भूल जाना नहीं। राम दहलीज को जितने मर्जी पंख उड़ाना, पर अपनी मर्यादा को भूल नहीं रहना। तुम जंजीरों में बनावटी रिवाजों की, पर तोड़ ना देना जंजीर तुम अपनी ही मर्यादा, पर तोड़ ना देना जंजीर तुम अपनी ही मर्यादा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे को अपने पंख कितने भी ऊपर उड़ा रहे, पर एक मर्यादा की जो जंजीर है, इसे जिस दिन भी हम तोड़ देंगे उस दिन निश्चिंत है हम अपराध को जन्म देंगे, और अपराध के साथ साथ हम अपने नाम को, अपने भारत को, जो सहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण एक नारी के लिए, भारत की नारी के लिए दिया जाता है, वो लुप्त होता चला जाएगा। जहाँ माँ सीता का उदाहरण दिया जाता है, जहाँ हमारे बीच में राधा के प्रेम का उदाहरण दिया जाता है, वहाँ आज की नारी सिर्फ 2 पल की खुशी के खातिर वो किसी की हत्या कर दे, या अपने घर वालों के, अपने परिवार का नाम रोशन करने की बजाय वो कुछ ऐसे कदम उठा देती है जिससे हम उनके परिवार के साथ साथ कितने लोगों को दुख भोगना पड़ता है। नारी ये रूप नहीं है, ये भारत की नारी नहीं है। भारत की नारी तो एक सहनशील, विनय की जीती जागती मूर्त है। और सर मैं साथ ही चाहूंगी कि जो एक शिक्षा है, शिक्षा जो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, और सरकार इसके लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है, पर उसके बावजूद भी आज कई बच्चे शिक्षा से, कभी उन बच्चों को पूरी जागृति नहीं मिलती कि शिक्षा की क्या लाभ है, या फिर उनको धन का अभाव हो जाता है कि जिनके कारण उन्हें शिक्षा छोड़कर अपने काम में जाना पड़ता है। तो सर आप क्या बताएंगे, किस तरह से समाज को संदेश देंगे कि सभी को शिक्षित होना चाहिए? सबसे पहले तो सरकार ने इसमें बहुत बड़ा कदम उठाया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट करके, कि उसमें हर बच्चे को शिक्षा जरूरी है, और सरकार ने इसके इंतजाम भी पूरे किए। स्कूलों में उनके लिए रिजर्वेशन किया, उनकी पढ़ाई का, निःशुल्क की, उनके खाने पीने का खर्चा भी उठाया। इसके बावजूद भी बच्चे स्कूल की तरफ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके माता पिता की हालत खस्ता है। वो सोचते हैं कि बच्चा 2 पैसे कमा के ले आएगा तो घर में सहायता हो जाएगी, और कुछ जागरूकता की कमी है कि ये पढ़ लिख के करेगा क्या, आखिर इसने हमारे साथ ही रहना है। तो उस
उनको हमें जागरूक करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि आर्थिक सहायता की तरफ। आर्थिक सहायता तो सरकार वैसे भी कर रही है, और आर्थिक सहायता के लिए तो हम बहुत सारी NGOs हैं जो कि हमें उसमें सहयोग कर सकती हैं। हमें उनको जागरूक करने के लिए उसके लिए प्रयास करने होंगे सोशल मीडिया पर, नुक्कड़ नाटकों के थ्रू, और अपने जो हमारे पॉलिटिशियन वगैरह हैं वो भी अपने एरिया में जा के इनको बच्चों को और उनको जागरूक करें, उनके कार्यकर्ता उनको जागरूक करें, तो उससे जो है ये शिक्षा का अभाव पूरा हो सकता है। और साथ ही मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करती हूँ कि विचारों की उड़ान में जो आपका सहयोग मिला और जो आपके विचार मिले, निश्चिंत है कि आपके विचार समाज तक जाएंगे, और समाज के जब एक एक बच्चा और एक एक जन जब इसको सुनेगा और वे अपने इसको ग्रहण करेगा, तो निश्चिंत है कि धीरे धीरे एक अपराध मुक्त भारत होगा, जिसकी कल्पना हम सब करते हैं। और आप सबका सहयोग जो समाज के प्रति है और जन के प्रति है, निश्चिंत है ये छोटा सा आपका जो प्रयत्न है वो एक बहुत बड़ा वृक्ष का रूप लेगा और कहीं ना कहीं समाज को बहुत प्रेरणा देगा। और जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आप हमारे जो समाज है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको एक छोटा सा संदेश दें हमारे संस्कार और संस्कृति के बारे में। मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि सभी परिवार से ही सबका संस्कार और संस्कृति मजबूत होती है। जिस परिवार के में संस्कार अच्छे पड़ते हैं उनके बच्चे आगे जाके अच्छा बनते हैं और समाज की कुरीतियों से दूर रहते हैं और समाज में सहयोग कर पाते हैं। आज जोड़ के मैं तो यही विनती करूंगी कि एक तो जहाँ भी गलत हो रहा हो कुछ, तो कोई चुप ना रहे, उसको देख के चुपचाप ना निकले। गलत को गलत कहना और उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है आज। अगर माएँ भी अपने बेटों को ये सिखाएं ना कि तुमने अपराध नहीं करना है, नारी को भी तुम अच्छी इज्जत दो, तो अपराध ये बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि भाई इन सब कुरीतियों को हर परिवार अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छे संस्कार दे, तो ये समाज एक अच्छा समाज बन जाए। जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि धर्म जिंदा रहे यही प्रयत्न कीजिए, धर्म जिंदा रहे यही प्रयत्न कीजिए, संस्कार जीवित रहे यही यत्न कीजिए। अपने दिलों से नफरतों को मिटा करके तुम दीपक प्रेम का एक दिल में जला दीजिए, दीपक प्रेम का दिल में जला दीजिए। और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।